आज के इस लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से जो SCFVs हमने जनरेट की थी उनको टारगेटेड ट्यूमर सेल्स तक पहुंचाया जाए। अब पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि हमने SCFV प्रिपेयर किया, उसके साथ ड्रग को कॉन्जुगेट बनाया और देन हमने उसका इफ़ेक्ट को, उसके मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि हमने बायोस्पेसिफिक SCFVs बनाए, उनके मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो SCFVs हमने प्रिपेयर किए हैं उनको हम एज इट इज़ बॉडी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे इंट्रावीनसली, या उसकी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी भी है। असल में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, वो SCFV का एक इशू है। SCFV की लिमिटेशन क्या है कि SCFV जो है इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। तो जब हम इसको इंट्रावीनसली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि SCFV बॉडी से जल्दी डिग्रेड हो जाता है या बॉडी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम बार बार SCFV देने की बजाय क्यों ना ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाएं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, SCFV को डायरेक्ट टारगेट तक पहुंचाएं उससे पहले कि वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहाँ पर ब्लड वेसल डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम एंटीबॉडीज़ यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जस्ट सरफेस पर जाकर अटैच होती हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम ट्यूमर सेल्स के लिए वो यूज़ नहीं करते। जिस तरह से पिक्चर में हमें नज़र भी आ रहा है ट्यूमर सेल्स के डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम फिनिश्ड SCFVs को इंट्रोड्यूस करें। फिनिश्ड SCFVs का मतलब क्या है कि ऐसी SCFVs जो बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर हो वो टारगेट के पास जाएं और उधर जाकर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करें। अगर SCFV के बारे में आपको आइडिया नहीं है, SCFV का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ SCFV से रिलेटेड और उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या मैकेनिज़म्स या वेक्टर्स को हम इधर अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन से 3 वेक्टर्स हैं जिनको अगर यूज़ किया जाए तो हम अपनी प्रिपेयर्ड फाइनलाइज्ड SCFV को डायरेक्ट ट्यूमर सेल्स तक पहुंचा सकते हैं। सबसे फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास बैक्टीरिया। वेक्टर के बारे में आइडिया है आपको कि वेक्टर एक ऐसा कार्गो होता है जो एक्चुअली हमारे डिज़ायर्ड जीन को या हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को पहुंचाता है टुवर्ड द टारगेटेड सेल्स, और इस केस में हमारे टारगेटेड सेल्स हैं ट्यूमर सेल्स, जो स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। अब इधर जो हम बैक्टीरियम ले रहे हैं वो है बिफिडोबैक्टीरियम। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एक एनएरोब है, ये एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि हमने ट्यूमर के फीचर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि जो ट्यूमर होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट है बिफिडोबैक्टीरियम के लिए। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हेल्दी सेल्स को टारगेट नहीं करता, बिकॉज हेल्दी सेल्स या हेल्दी टिश्यूज़ वो रिच होते हैं ऑक्सीजन में। तो हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरियम लिया, उस बैक्टीरियम के प्लाज्मिड को निकाला और उसको फिर इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, उसके अंदर हमने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, अपना एंटी हर जीन। अब एंटी हर जीन क्या है इसके बारे में हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने बैक्टीरियम लिया बिफिडोबैक्टीरियम, उसका ये प्लाज्मिड को निकाला और उसके प्लाज्मिड को निकालने के बाद उसके अंदर इंजीनियर कर दी SCFV का जीन। अब ये SCFV का जीन एक्चुअली जाएगा ट्यूमर सेल्स के पास और जाकर अपना इफेक्ट शो करेगा।
अब हुआ क्या, जैसे हमने बैक्टीरियम लिया, इंट्रोड्यूस किया उस पर्सन के अंदर, अब वो बैक्टीरियम डायरेक्टली जाएगा ट्यूमर सेल्स के ऊपर, बिकॉज ट्यूमर सेल्स का हमने पढ़ा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। फिटो बैक्टीरियम देखेगा वहाँ पर सूटेबल इन्वायरमेंट है मेरे लिए, वहाँ पर जाएगा और उधर जाकर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से उसके अंदर SCFPs के जीन जो हैं प्रोड्यूस होंगे, जिस तरह से इस पिक्चर में भी इधर शो किया गया है। ये असल में क्या है, ये ट्यूमर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर HER2 का क्या है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो SCFP था वो एंटी HER2 था, वो उधर जाकर अटैच होगा और उधर जाकर अटैच होने के बाद वो अंदर जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और फर्दर सेल की प्रोलिफरेशन, सेल की जो डिवीजन है उसको मिनिमाइज कर देगा या उसको ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ट्यूमर सेल्स के अंदर नॉर्मली हम HER2 को अंडरस्टैंड करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अब जो HER2 की जो ये रिसेप्टर है वो उसकी सेल सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता। ये एक चैलेंजिंग बात होती है इसको ट्रीट करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके साथ एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होती है HER1, जो बेसिकली हमारे एंटी SCFP के साथ बाइंड करती है और HER2 का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का पाथवे है जिस तरह से हमने P13AKT का पाथवे पढ़ा था, जो सेल की प्रोलिफरेशन, सेल की डिवीजन के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब तक वो सिग्नलिंग होती रहती है, सेल्स ग्रो करते रहते हैं, तो हम इधर क्या टारगेट कर रहे हैं कि हम ऑक्यूपाई कर लेंगे HER2 को, ताकि उसके साथ दूसरा लाइगेंड अटैच ना हो, आगे सिग्नल ट्रांसफ़र ना हो, और जब सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा उसके रिज़ल्ट में सेल्स भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने ट्यूमर सेल्स को फर्दर प्रोलिफरेट होने से बचा लिया। अब इसका एक और एडवांटेज ये है कि हमें बार बार SCFPs देने नहीं पड़ेंगे। हमने बैक्टीरिया जब एक मरतबा इंट्रोड्यूस कर दिया पर्सन की बॉडी के अंदर, तो वो पर्सन के अंदर जब तक बैक्टीरिया रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, SCFPs बनते रहेंगे, और उन SCFPs बनने के साथ साथ क्या होगा, जो कैंसर सेल्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं, विच इंक्लूड्स वायरस, और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ हम सेल्स को यूज़ करते हैं, CIK सेल्स, साइटोकाइन इंड्यूस्ड किलर सेल्स। अब जो वायरसेस हैं वो वेक्टर के तौर पर पहले भी यूज़ होते हैं, तो इधर भी हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। उन वायरस के जीनोम के अंदर हम anti-P2RAS SCFP जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। असल में P21RAS SCFP का जीन का वही काम है जो पहले हमने HER2 के लिए अंडरस्टैंड किया। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसमें स्पेशल टाइप ऑफ CIK सेल्स यूज़ करें, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट एडिनो वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको एलिमिनेट कर देगी फॉरेन पैथोजन कंसिडर करते हुए। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जो एडिनो वायरस के अंदर हमने अपना जीन इंट्रोड्यूस किया है वो सेफ रहे, वो टारगेट ट्यूमर सेल्स तक पहुँचे। तो फॉर दैट पर्पस हमने उसी पेशेंट के NK सेल्स, जो हमने साइटोकाइन इंड्यूस्ड किलर सेल्स की बात करें, तो उसी पेशेंट के जो किलर सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको लेबॉर्ट्री के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं वो साइटोकाइंस की हेल्प से होती है। इस वजह से इनको कहते हैं साइटोकाइन इंड्यूस्ड किलर सेल्स। अब जब ये हमने साइटोकाइन इंड्यूस्ड किलर सेल्स बना लिए, तो हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि साइटोकाइन इंड्यूस्ड किलर सेल्स एक कार्गो है, और उस कार्गो के अंदर हमारा एडिनो वायरस प्रेजेंट है। अब जब हमने कार्गो इंट्रोड्यूस कर दिया उसी पर्सन के सेल्स के अंदर, तो वो सेल्स जो है स्पेसिफाइड होते हैं, और NK सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, किलर सेल्स हैं ये पहले ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेस रिलेटेड रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं। अब ट्यूमर्स बॉडी के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो वो स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, वो नॉर्मल सेल्स नहीं होते, वो नॉर्मली बिहेव भी नहीं करते।
तो वो ऐसा रिप्रेजेंट करवाते हैं कि बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से एनके सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो उसकी तरफ मूव करते हैं। ये है नॉर्मल पाथवे। लेकिन अब हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ट्यूमर सेल्स को टारगेट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सीआई के सेल्स प्रिपेयर किए, उनके अंदर एडिनो वायरस इंट्रोड्यूस किया और एडिनो वायरस के अंदर हमारा क्या था, जीन था SCFP का जीन। अब सीआई के सेल्स हमारे उस एडिनो वायरस को लेकर जाएंगे ट्यूमर सेल्स के पास और ट्यूमर सेल्स के पास जाते ही हमारा एडिनो वायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, उन ट्यूमर सेल्स के अंदर। अब जिस तरह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस गिवन है, उसके अंदर जीन है NTP21 RAS SCFP। इसको आप जस्ट SCFP जीन के तौर पर अंडरस्टैंड करें कि हमारे रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस के अंदर हमने SCFP का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। जब वो सेल के अंदर एंटर होगा, अंदर एंडोसोम बनेगा और एंडोसोम से बाद में हमारा वायरस रिलीज़ हो जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद अनकोटिंग होगी और जो वायरल जीनोम है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि हम इसके ये जो हमने एडिनो वायरस बनाया या C1 के सेल्स बनाए, इसके अंदर हम इस तरह की पेप्टाइड्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो जब सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो तो वो इस एंडोसोम को ब्रेक कर सकें। बिकॉज जब एंडोसोम के अंदर रहेंगे तो इनके अंदर कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो हमारा जो वायरस है वो इधर ही डिग्रेड हो जाएगा। सो फॉर दैट पर्पस हमने इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स भी, पेप्टाइड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो इस एंडोसोम को ब्रेक करते हैं। वायरस इधर से बाहर निकलता है और न्यूक्लियस के अंदर जाकर एंटर हो जाता है, वहाँ पर अनकोटिंग होती है और वायरल जीनोम हम न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये दो काम कर सकता है, या तो ये सेपरेटली न्यूक्लियस के अंदर स्टे करता है या उसके साथ कंबाइन करता है। इस केस में ये प्रो वायरस यानी उसके साथ कंबाइन नहीं करता, इंटीग्रेट नहीं करता, बल्कि एपिसोमल डीएनए के तौर पर एग्जिस्ट करता है। एपिसोमल डीएनए वो डीएनए होता है जो होता फॉरेन डीएनए है, जस्ट लाइक वायरल डीएनए, लेकिन वो जो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं करता। तो ये एपिसोमल डीएनए के तौर पर एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करने के साथ होगा क्या कि जब ये सेल डिवाइड करेगा तो अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। तो जैसे जैसे ये सेल अपनी प्रोटीन्स बनाएगा तो ये हमारी SCFP की प्रोटीन भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब ट्यूमर सेल्स खुद ही SCFP की प्रोटीन्स बना रही। अब उससे क्या होगा, ये P21 रास ये एक ऐसा सिग्नलिंग पाथवे है जो अगेन इस सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब जब रास प्रेजेंट होगा, ट्यूमर सेल्स के ये अपने लाइगैंड के साथ अटैच होगा तो सेल डिवाइड करेंगे। बट अब हमारा SCFP इस रास लाइगैंड के साथ या रास रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो फर्दर सेल की जो डिवीज़न है वो नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स की फर्दर डिवीज़न को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल्स हैं वो फर्दर ग्रो नहीं करते। और ये एक्टिविटी कहाँ पर देखी गई है, ये कोलोरेक्टल लंग एंड लिवर कैंसर्स के अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, विच आर सिंथेटिक पेप्टाइड्स। ये बहुत सिंपल से होते हैं, ये शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स के, जिनको हम अपने SCFP के साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर रहे, जिस तरह से हमने पीछे बैक्टीरिया को यूज़ किया या वायरस को यूज़ किया, और इसके लिए कोई भी जेनेटिक मशीनरी भी नहीं रिक्वायर। जिस तरह से हमने देखा कि जो वायरस है उसके लिए जेनेटिक मशीनरी रिक्वायर होती है, वो जाता है उधर जाकर डिवाइड होता है, सेम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो हम सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पेप्टाइड्स होते हैं, एक तो इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो ट्यूमर सेल्स के पास जाकर और वहाँ पर पेनिट्रेशन करना ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। एक हमारा SCFP का साइज़ भी छोटा है और सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स का साइज़ भी छोटा है। हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉन्जुगेट बना लिया। अब क्या होगा कि जो सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज होने का बेनिफिट क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स की तरफ जब ये अट्रैक्ट होंगी तो ये दूध जाकर दो काम करती हैं।
एक काम तो ये कि ये एक पोर जनरेट कर देती हैं बाय स्ट्रिक्टली बाइंडिंग टू नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन। और दूसरा, जब ये स्ट्रिक्टली बाइंड करते हैं तो सेल के अंदर एक सिग्नल जाता है कि भाई एंडोसाइटोसिस करनी है। तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आ जाते हैं। जब सेल के अंदर आते हैं तो ये हमारा जो SCFP है उसको इधर से रिमूव कर देते हैं। अब ये SCFP जाकर क्या करेगा, ये P21 रास के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। जिस तरह से हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया कि जो रास है ये बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये रास इस वजह से भी डिफरेंट है कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी कोई जो रिसेप्टर्स हैं या बाकी जो ब्लॉकेज सिग्नलिंग ब्लॉकेड पाथवेज हमने पहले भी अंडरस्टैंड किए हैं, वो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रास को टारगेट करना इस वजह से मुश्किल था कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट था। तो सेल के अंदर एंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें हर्डल थी, जो इसके पाथवे को ब्लॉक करने में एक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो क्या हुआ, हमने सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स बना लिए। तो अब हमारे सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स हमारे SCFE को इस काबिल कर रहे हैं कि वो सेल के अंदर जाकर रास को टारगेट करेंगे, और अंदर से जो सिग्नलिंग हो रही है सेल की ग्रोथ के लिए, जिससे ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं या वो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवीजन रुक जाएगी। तो ये हमने 3 वेक्टर्स को अंडरस्टैंड किया, बैक्टीरिया, वायरस एंड सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स, जो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड SCFE को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू द ट्यूमर सेल्स, और ताकि ट्यूमर सेल्स को डिवाइड होने से बचाया जा सके और उनको ख़त्म कर दिया जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर्स कि हम किस तरह से SCFEs को ट्यूमर सेल्स तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।